जी क्लास, हेलो टू एवरीवन। क्लास 12 की इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 बेसिकली मेरी हिस्ट्री वाला चैप्टर है। वो बताता है, हम जैसे तुम हिस्ट्री पढ़ चुके हो ऑलमोस्ट सेम है, वो मेरी इकोनॉमिक हिस्ट्री बताता है कि एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स मेरी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्री कैसी थी, फॉरेन ट्रेड कैसा था। तो जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं वो टोटली हमारे एग्रीकल्चर के टाइम इंडिपेंडेंस के टाइम पे, इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के 50 साल बाद क्या हुआ, उस टाइम पे इकोनॉमी कैसी थी, इन सब में डील करता है। तो उसका सबसे फर्स्ट चैप्टर करने लगे। चैप्टर बहुत बेसिक है, बहुत इजी है, मेजर पोर्शन तुम्हारी लर्निंग का आता है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बहुत कम है, राइट? फिर भी सुनोगे, सुन के हमें याद हो जाता है, रिपीटेडली सुनने से, रिपीटेडली रीड करने से। If you are reading books for Indian economy, again I recommend संदीप गर्ग and NCERT to read। ठीक है, दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं, रीड करो, दोनों तरफ से रीड करोगे काफी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी, ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। Let's start with सबसे फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी which is इंडियन इकोनॉमी on the eve of independence। eve क्या होता है? एक दिन पहले नहीं, लाइक यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, बर्थडे एक दिन पहले मनाते हो। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब कुछ टाइम पहले, जस्ट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस मिलने लगी थी उससे बिल्कुल पहले जस्ट इमीडिएट पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, कुछ टाइम इमीडिएट इंडिपेंडेंस से पहले मेरी इकोनॉमी कैसी थी। तो पढ़ते हैं स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। स्टेट भी आ सकता है, फीचर्स भी आ सकते हैं। हमारी इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उससे पहले, थोड़ा टाइम पहले कैसी थी? सबसे फर्स्ट कॉलोनियल इकोनॉमी। देखो जी, मैं तुम्हें बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन और अच्छे से डिटेल में तुम्हें नोट्स में प्रोवाइडेड है। शॉर्ट नोट्स तुम अपनी समरी एज कॉपी में लिखते रहना, क्विकली जाएगा इस चैप्टर में, कुछ ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। कॉलोनियल, कॉलोनी क्या होता है जी? कॉलोनी होती है ना, अ ग्रुप ऑफ कॉलोनी जहाँ पे रहते हैं। तो कॉलोनियल इकोनॉमी क्या होती है? वो इकोनॉमी जहाँ पे 2 कंट्रीज इन्वॉल्व है। एक कंट्री रूलर है जो रूल कर रही है, और दूसरी कंट्री जो है वो कॉलोनी है। तो यहाँ पे इस केस में क्या था, जो ब्रिटेन थी वो हमारी रूलर कंट्री थी, वो रूल करती थी, और जो इंडिया थी वो मेरी कॉलोनी कंट्री थी। जो रूलर कंट्री होती है वो कॉलोनी कंट्री के ऊपर रूल करती है। वो ना ही सिर्फ कंट्रोल करती है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को, बल्कि वो कॉलोनी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बना सकती है। तो हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, हमारे को ब्रिटेन ने बहुत अच्छे से यूज किया एज अ फीडर इकोनॉमी, फीडर ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे ब्रिटेन में फिनिश गुड्स बना के लाके यहीं पे हमें सेल आउट कर देते थे। तो ब्रिटिशर्स ने हमारा बहुत फायदा उठाया, जबरदस्ती जमींदारी सिस्टम लिया। फार्मर्स यहाँ पे सबसिस्टेंस फार्मिंग अपनाते थे, वो क्रॉप्स ग्रो करते थे जो उनके खाने, उनके यूज की, उनकी कंजम्पशन के काम आएगी। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे एज रूलर्स आ गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कमर्शियलाइजेशन कर दी। उन्होंने जबरदस्ती कहा कि वही क्रॉप्स ग्रो करो जिससे हमें फायदा हो, जिसको हम बेच पाए, राइट? तो यहाँ पे हम एज कॉलोनी ट्रीट हुए, हमारी इकोनॉमी को एक कॉलोनी इकोनॉमी बना के रख दिया गया था, कॉलोनी कंट्री बना के रख दिया गया था। दूसरा पॉइंट, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी क्या होता है? सेमी फ्यूडल मतलब पूरी तरह से फ्यूडल नहीं थी। इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्यूडल इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फ्यूडल इकोनॉमी क्या है? फ्यूडल इकोनॉमी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जब हमारे कल्टीवेशन होती थी, क्रॉप्स ग्रो होते थे, फार्मर्स क्रॉप्स ग्रो करते थे, तो 2 जने थे, एक जमींदार और एक कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स को टिलर्स भी बोलते हैं, टिलर्स ऑफ सॉइल, जो सॉइल में काम कर रहे हैं। तो 2 जाने थे, एक जमींदार थे, टिलर्स थे। जमींदार वो थे जो लैंड के ओनर्स थे, जिनके नाम पे लैंड थी, जमीन थी। और टिलर्स, कल्टीवेटर्स वो लोग थे जो वहां पे एक्चुअली में काम करते थे। तो फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, जितना भी प्रॉफिट आता था वो किसके पास जाता था? जमींदार्स के पास जाता था। टेनेंट्स के पास, टिलर्स के पास, कल्टीवेटर्स के पास कुछ नहीं जाता था। सारा का सारा प्रॉफिट कहाँ जाता था? प्रॉफिट का कोई भी पार्ट आप कल्टीवेटर्स को देते ही नहीं थे, प्रॉफिट सारा जमींदार अपने पास रखते थे और उसका कुछ हिस्सा एज टैक्सेस गवर्नमेंट को देते थे। ये था फ्यूडल सिस्टम, जहाँ पे जो टेनेंट्स हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं, उनको कोई प्रॉफिट का शेयर नहीं दिया जाता था। ये भी चल रहा था, लेकिन कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ चुकी थी छोटी छोटी, उसकी वजह से
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी थी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वहाँ होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है, जहाँ पे सारा कुछ प्राइवेटली ओन्ड है, प्राइवेट सेक्टर खुद देख रहा है। तो उस टाइम पे मिक्सचर था किसका, फ्यूडल इकोनॉमी का और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, तो उसको सेमी फ्यूडल बोलते हैं। थर्ड स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट होता है रुका हुआ। उस टाइम पे मेरी इकोनॉमी रुकी हुई थी, स्टैग्नेंट थी, उसकी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी, ग्रोइंग एट अ वेरी लो रेट, बहुत लो रेट पे ग्रो कर रही थी। इसमें आपको दो रेट्स याद करने हैं। सबसे पहला, अगर मैं एग्रीगेट आउटपुट देखूं तो मेरी पूरी कंट्री की जो आउटपुट की ग्रोथ थी वो 2% से भी कम थी, राइट। और मैं पर कैपिटा आउटपुट देखूं एक एक बंदे के हिसाब से तो वो 0.5% ही थी। तो ये दो रेट्स आपको याद करने हैं। ये शो कर रहे हैं कि स्टैग्नेंट था, ग्रोथ ही नहीं हो रहा था, बहुत कम ग्रोथ था, रुका हुआ था ग्रोथ रेट हमारा बहुत कम था। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी आज भी हम बोलते हैं ना बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड इकोनॉमी मतलब प्रोडक्टिविटी का लेवल था नहीं, बहुत ज़्यादा इलिटरेट थे लोग, अनएम्प्लॉयमेंट चल रही थी, डेथ रेट बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था, बेसिक नेसेसिटी फूड क्लॉथिंग शेल्टर की नेसेसिटी भी फुलफिल नहीं होती थी। तो ये सारा कुछ क्या बताता था कि मेरी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, पिछड़ी हुई है, बैकवर्ड चल रही है, मॉडर्न नहीं है। उस टाइम भी इकोनॉमी बैकवर्ड थी। नेक्स्ट, डिप्लीटेड या डेप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएटेड क्या होता है, जिसकी वैल्यू काफी कम हो गई हो, खत्म हो गई हो। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, इंडिया के सारे रिसोर्सेज, मशीन्स, इक्विपमेंट्स अच्छी तरह यूज हो गए। जब वो मशीनरी और इक्विपमेंट्स को बहुत तरीके से यूज किया गया, वो डेप्रिशिएट हो गया, वो डिप्लीट हो गया। अब जब कोई चीज डेप्रिशिएट होती है, हमें उसको रिप्लेस करना होता है, हम एसेट्स को रिप्लेस करते हैं, न्यू एसेट लेके आना पड़ता है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस चीज पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मशीनें पुरानी है, इक्विपमेंट्स पुराने हैं, डिप्लीटेड है, डेप्रिशिएटेड है, खराब हुए हैं, इट्स ओके, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने वो चेंज ही नहीं करी, वो रिप्लेस ही नहीं करी। तो मेरी इकोनॉमी कैसी थी, डेप्रिशिएटेड थी, उसके सारे इक्विपमेंट, सारी मशीनरी डिप्लीटेड थी, खराब थी, डेप्रिशिएटेड थी। उस टाइम पे रिप्लेसमेंट की जरूरत थी, बट रिप्लेसमेंट प्रोवाइडेड नहीं थी। अगला पॉइंट, अनप्यूटेड इकोनॉमी। अनप्यूटेड इकोनॉमी क्या होता है, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर। उस वजह से मेरी कंट्री डिवाइडेड थी, डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट आ गया था। अनप्यूटेड इकोनॉमी वही होता है जहाँ पे डिवीजन है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो मेरी कंट्री बेसिकली इंडिया पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। मेरा बहुत सारा कंट्री का जूट प्रोड्यूसिंग, कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया पाकिस्तान में चला गया था। तो एट दैट टाइम इट वाज अनप्यूटेड, डिस्क्रिमिनेटेड, टूटी हुई थी, बिखरी हुई, डिवाइडेड इकोनॉमी थी। अगला, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। यूजुअली लोगों का रहन सहन किससे आता था, लाइवलीहुड किससे आता था, एग्रीकल्चर से। 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम करती थी। अगर 72% एग्रीकल्चर में काम करती थी तो पूरी जीडीपी का 72% कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए था। लेकिन 72% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम करती थी और जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे थे, 50%। इससे पता लगता था कितना बैकवर्ड है अभी भी हमारा सिस्टम। लेकिन मेजॉरिटी सेक्शन फिर भी कहाँ एंगेज था, एग्रीकल्चर में। देन ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक का मतलब होता है स्लो ग्रोथ, वेरी स्लो ग्रोथ। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज की कोई खास ग्रो नहीं थी उस टाइम पे। हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री चलती होती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने बड़ा सिस्टमैटिकली मेरी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री को बंद करा दिया, खराब करा दिया, बहुत सिस्टमैटिकली। वील रीड इन चैप्टर हाउ। तो बहुत स्लो ग्रोथ थी। अगर कोई मॉडर्न इंडस्ट्री छोटी मोटी आई भी तो बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, कोई खास ग्रोथ नहीं दिख रही थी। उसको बोलते हैं ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। देन 9th पॉइंट, हेवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। क्योंकि हमें एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने इस तरह से हमारे को सिस्टमेटाइज किया कि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई थी किस पे, इम्पोर्ट्स पे। मुझे सारा कुछ कंज्यूमर गुड्स, डिफेंस गुड्स, मशीनें, मेडिसिन इंपोर्ट करवानी पड़ रही थी। यहाँ पे उस चीज़ की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही थी। यहाँ पे प्रोडक्शन किस चीज़ की हो रही थी, जो ब्रिटिशर्स को चाहिए था प्रॉफिट मेकिंग के लिए। इंडिगो बनता था, कॉफी बनती थी, वो चीज़ें बनती थी जो ब्रिटिशर्स को ब्रिटेन में चाहिए होता था एज रॉ मटेरियल। तो बाकी सारी चीज़ों के लिए हम डिपेंडेंट हो गए थे किस पे, इंपोर्ट पे। और इंपोर्ट कहाँ से आता था जी, ब्रिटेन से, क्योंकि कंट्रोल कौन कर रहा था, ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे। तो वी वर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। लास्ट, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। यूजुअली रूरल लोग थे, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, अर्बन एरियाज में बहुत कम लोग रहते थे। 14% लोग अर्बन एरियाज में रहते थे और 86% बंदे रूरल एरियाज में रहते थे। तो विलेजेस वाली लाइफ थी एंड दे वर नॉट लिविंग इन अर्बन एरियाज।
तो ये सबसे इसका बड़ा क्वेश्चन भी बन के आ जाएगा, 1 मार्कर्स भी आ सकता है। तो मेन मेजर टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज डन कि इंडियन इकोनॉमी में स्टेट कैसी थी, व्हाट वर द फीचर्स, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 10 पॉइंट्स हैं, ये हमारे फीचर्स बताते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे मेरी इकोनॉमी थी कैसी। मैंने पहले बता दिया तुम्हें कि हमने 10 पॉइंट्स पढ़े कि उस टाइम पे एक्चुअली अगर मैं इकोनॉमी को कहूँ तो मेरी इकोनॉमी में 10 पॉइंट्स थे, बैकवर्ड थी, स्टैग्नेंट थी, अनम्यूटेड थी एंड सो ऑन। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ते हैं, वो आए कब थे, क्यों आए थे, या उनका क्या मकसद था। ऑरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स आए कब, इसमें पहली डेट जो हम याद करेंगे वो है, पहली डेट जो हम याद करेंगे वो बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। ये बैटल किसके बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स की थी, ब्रिटेन की, और यहाँ पे नवाब्स ऑफ बंगाल, इन दोनों के बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी और उस वजह से वो इंडिया पे रूल करने लगे थे। तो 1757 से वो रूल करे, 200 साल आर कंट्री वाज अंडर ब्रिटिशर्स, अंडर फॉरेन ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो उनका पर्पस क्या था, क्यों आए थे। बेसिकली उन्होंने क्या किया, जब वो यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, वो आए यहाँ पे, उन्होंने बंगाल के नवाब से लड़ाई करा, उन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इंडिया में बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स है, इंडिया में बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्स है, इंडिया के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, जिसको मैं बहुत अच्छे से यूज कर सकता हूँ अपने फायदे के लिए। तो वो यहाँ से फायदा लेने आए थे, यहाँ से रॉ मटेरियल लेने आए थे अपनी कंट्री के फायदे के लिए, ब्रिटेन के फायदे के लिए। वो तो उनका मेन कहाँ से थे, ब्रिटिशर्स ब्रिटेन से थे। वो इंडिया में आए थे इंडिया के रिसोर्सेज देख के, इंडिया का पोटेंशियल देख के कि इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज है, आई कैन यूज इट फॉर माई ओन बेनिफिट। तो पर्पस क्या था, यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी। फीडर इकोनॉमी मतलब क्या होगा कि मैं उनको फीड कर रही हूँ। फीड किसको कर रही हूँ, अपने रूलर को, वो मेरे पे रूल कर रहे थे, तो मेरी कंट्री के लोग, मेरी कंट्री के रिसोर्सेज उनको फीड कर रहे थे, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे थे। हमारे रिसोर्सेज चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज थे, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज थे, बेसिकली हमारी कंट्री से वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे। रॉ मटेरियल लेके जाते थे कहाँ, ब्रिटेन। ब्रिटेन में मशीनों को यूज करके उससे फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते थे और वो फिनिश गुड्स वापस हमें यहाँ के सेल कर देते थे। तो उन्होंने हमको फीडर इकोनॉमी बना के रखा था कि हम उनको फीड करेंगे एज आवर रूलर, और हम उनकी एक कॉलोनी बने हुए थे, हम उनके अंडर आ रहे थे, इसलिए कॉलोनियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं उसको। इसलिए हमने पढ़ा था कि दैट इज अ कॉलोनियल इकोनॉमी, राइट। प्रोवाइडर ऑफ रॉ मटेरियल एंड देन सेल फिनिश गुड्स बैक टू इंडिया। बेसिकली इंडिया को क्या बना के रख दिया था, सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाली कंट्री, कि यहाँ से मुझे रॉ मटेरियल मिलेगा। मेक इंडिया इट्स कॉलोनी। ब्रिटिशर्स ने हमें अपनी कॉलोनी बना के रख लिया था। कॉलोनी में दो इकोनॉमीज होती है, मैंने तुम्हें बताया, एक बड़ी कंट्री जो रूलिंग कंट्री है, दूसरी जो उसके अंडर आ रही है वो उसकी कॉलोनी है। तो हमें उसने अपने कॉलोनी बना के रख लिया था। एक्सप्लॉइट इंडिया के रिसोर्सेज, चाहे वो मैनमेड ह्यूमन रिसोर्सेज थे, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज थे। ब्रिटिशर्स का मकसद ये था कि मैं उसको अपने फायदे के लिए यूज करूं। तो उन्होंने इस पर्पस के लिए इंडिया पे रूल करा, इसलिए वो यहाँ पर आए थे। फिर 200 इयर्स के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें उनके रूल से इंडिपेंडेंस मिला, राइट। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैसी? ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पेरस थी। प्रॉस्पेरस मतलब वो इंडिपेंडेंट थी, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी, वो सेल्फ रिलायंट थी, सारा कुछ खुद पे खुद हो रहा था, सब खुश थे, आपस में इंटेग्रिटी में रहते थे, सबका काम अच्छा चल रहा था, सर्वाइवल अच्छा हो रहा था, सेल्फ रिलायंट थे, अपने लिए ग्रो करते थे, अपने लिए खा लेते थे। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम प्रॉस्पेरस चल रहे थे, हम सेल्फ रिलायंट थे, हम इंडिपेंडेंट थे। दूसरा एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन अभी भी है, एग्रेरियन ब्रिटिशर्स के बाद भी रही, पहले भी थी। मेजॉरिटी ऑफ लोग एग्रेरियन मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, उनका लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था। 2/3 पॉपुलेशन कहाँ थी, एग्रीकल्चर में एंगेज थी। तीसरा वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। हमारी इकोनॉमी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती थी। कॉटन टेक्सटाइल, जूट एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स, इन
सब के लिए इंडिया बहुत फेमस थी। क्यों? एक तो क्राफ्ट्समैनशिप इंडिया की बहुत अच्छी थी और इंडिया में जो क्वालिटी यूज की जाती थी चीज़ों की वो बहुत फाइन क्वालिटी थी। इंडिया के लोगों का हाथ बहुत अच्छा था, हैंडमेड चीज़ें इंडिया की बहुत अच्छी थी, इसलिए इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट वाज वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। तो ये 3 पॉइंट्स हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने हमारी कंट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स। ब्रिटिशर्स के आने के बाद ना हम प्रॉस्परस रहे, ना हमारी हैंडीक्राफ्ट की कदर की गई, हमारे एग्रीकल्चर को तो वैसे ही रिस्पेक्ट नहीं दिया गया, उसको अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर लिया गया था, कमर्शियलाइज कर दिया था उन्होंने एग्रीकल्चर को। हम एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बना के छोड़ दिया था कि यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाएंगे और फिनिश गुड्स यहाँ पे आके बेच देंगे। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। उस टाइम पे भी नेशनल इनकम भी बहुत कम थी, पर कैपिटा इंडिविजुअल इनकम देखें वो भी कम थी, लेकिन इस पे ब्रिटिशर्स ने तो कोई ध्यान दिया ही नहीं, कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया कि मैं एस्टिमेट लगा पाऊँ कि इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है या इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को इस चीज से कोई लेना देना ही नहीं था। तो नो अटेम्प्ट्स वर मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। उन्होंने कोई एस्टिमेट नहीं किया। फिर भी इंडिया के कुछ लोग थे जिन्होंने उस टाइम पे बैठे बैठे एस्टिमेट लगाया, एक अटेम्प्ट किया कि मैं पता तो लगाऊं, मैं एस्टिमेट तो लगाऊं, आइडिया तो लगाऊं कि इंडिया का नेशनल इनकम कितना है। तो वो लोग कौन से थे? नाम याद करने हैं हमने 4, दादा भाई नाओरोजी, विलियम दिग्बी, वी.के.आर.वी. राव और आर.सी. देसाई। ये 4 जने थे जिन्होंने उस टाइम पे अटेम्प्ट करा कि मैं एस्टिमेट लगाऊं कि इंडिया का नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम या ग्रोथ कैसी है। लेकिन इनके जो भी रिजल्ट्स थे वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थे, ज़्यादा अच्छे नहीं माने गए, उसका कोई मेजर प्लेबैक नहीं किया। फिर भी जो डॉक्टर राव है, वी.के.आर.वी. राव, उनके जो रिजल्ट्स थे उनको किसी हद तक इम्पोर्टेंट माना गया, वो सिग्निफिकेंट माने गए। वो कहते हैं कि हाँ ये रिजल्ट्स काफ़ी हद तक ठीक है, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। कौन? डॉक्टर राव, ठीक है। उसके बाद इसमें काफ़ी स्टडीज़ ने यही रिवील किया कि अगर मैं नेशनल इनकम की बात कर रही हूँ, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो जो रियल आउटपुट है वो 2% से भी कम है, और अगर मैं पर कैपिटा आउटकम की बात करूँ तो 0.5% है सिर्फ। तो ये हमने जो स्टडी किया था, ये हमने स्टडी किया कि इंडिया का नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम उस टाइम पे लो था। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे डिफरेंट सेक्टर्स की उस टाइम पे। बेसिकली 3 सेक्टर पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री और फॉरेन। ठीक है, कि डिफरेंट सेक्टर्स कैसे अफेक्ट हुए थे उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करते थे। पहली बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें हम इंट्रोडक्शन दोगे कि हम पढ़ चुके हैं कि इंडिया की इकोनॉमी एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रहती थी और एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, उनका लाइवलीहुड सारा का सारा एग्रीकल्चर से निकल के आता था। ठीक है, तो उस टाइम पे हम पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर कैसी थी, एग्रीकल्चर के पॉइंट्स ऐसे थे, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर एट दैट टाइम। एग्रीकल्चर सेक्टर पे नोट्स लिखने को आएंगे तो आप ये 6 पॉइंट लिखोगे। सबसे पहला, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। मेरी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम थी, यानी एक लैंड पे जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी, जितनी उसकी प्रोडक्टिविटी निकल के आनी चाहिए थी, वो उतनी निकल के नहीं आती थी, कम निकल के आती थी। यानी एक हेक्टेयर ऑफ लैंड पे सपोज इतने केजीज ग्रोथ होनी चाहिए किसी क्रॉप की, उतनी नहीं होती थी, कम होती थी। अब ये जो प्रोडक्टिविटी है ये लो क्यों थी, इसकी क्या वजह थी? पहली वजह लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो ब्रिटिशर्स ने आके हमारे मशीन्स को सही तो किया नहीं, रिप्लेस तो किया नहीं, वो पुरानी चल रही थी, नई टेक्नोलॉजी तो आई नहीं यहाँ पे, ना ब्रिटिशर्स लेके आए ना उसने पुराने वाले को सही किया, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। यूजुअली मैनमेड काम हो रहा था, मैनुअल काम से एग्रीकल्चर चल रहा था, मशीनरी वर्क एग्रीकल्चर में हो ही नहीं रहा था क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, मेरा सारा का सारा एग्रीकल्चर रेनफॉल पे डिपेंडेंट रहता था, तो इरिगेशन फैसिलिटीज तो थी ही नहीं। वो कहते थे जब बारिश आएगी तो हम यहाँ पे अपने आप इरिगेशन हो जाएगी, अपने आप क्रॉप्स को पानी मिल जाएगा। इरिगेशन फैसिलिटी के लिए कोई टेक्नोलॉजी, कोई मेथोडोलॉजी कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, कोई भी फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, क्योंकि वो महंगे थे, ना वो उनके पास फार्मर्स के पास थे, ना ब्रिटिशर्स ने चाहा कि मैं उनको दूं, तो उसका यूज ही नहीं होता था। नो इंसेंटिव टू कल्टीवेट, जो कल्टीवेटर ऑफ द सॉइल थे या उनको टिलर्स ऑफ द सॉइल बोलते हैं, उनको कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाता था कि आप काम कर रहे हो, आप खेती कर रहे हो, ना उनको प्रॉफिट का कोई शेयर दिया जाता था। तो जब उनको इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो वो मोटिवेट कैसे होंगे ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए?
मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, दिस इज सेम एज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इनपुट्स नहीं थे, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते थे हम, लैक ऑफ रिसोर्सेज, फार्मर्स के पास पूरे रिसोर्सेज ही नहीं थे, सोर्सेज ही नहीं थे जिससे वो एग्रीकल्चर को अच्छे से कर पाए कि मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, राइट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ये मैंने तुम्हें बताया ऑलरेडी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम बेसिकली क्या होता था, टेनेंट्स होते थे, टेनेंट्स को मैं टिलर्स ऑफ सॉइल भी बोलती हूँ या मैं इनको कल्टीवेटर्स भी बोलती हूँ, ठीक है। ये कौन लोग होते थे, टेनेंट्स। टेनेंट्स वो होते थे जो एक्चुअली कल्टीवेट करते थे, जो एक्चुअली क्रॉप्स ग्रो करते थे, जो एक्चुअली खेती कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, ये वो थे। इसको मैं टिलर्स भी बोल सकती हूँ, इसको कल्टीवेटर्स भी बोल सकती हूँ। इनके ऊपर कौन आते थे, इनके ऊपर आते थे जमींदार, जो ओनर्स थे जमीन के, इनको मैं लैंडलॉर्ड्स भी बोलती हूँ। तो बेसिकली होता क्या था, क्रॉप्स की प्रोडक्शन कौन करता था, टेनेंट्स काम करते थे। काम कहाँ पे टेनेंट्स करते थे, जितनी भी क्रॉप ग्रो होती थी उसका सारा का सारा प्रॉफिट किसको जाता था, जमींदार को। ऊपर से जमींदार ओनर्स थे, जमीन उनकी थी, ये लोग सिर्फ वहाँ पे काम कर रहे हैं, ये काम करते हैं, ये जमीन रेंट पे लेके काम करते हैं, ये लैंडलेस लेबर है, इसके पास कोई लैंड ही नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ काम करने आए थे, चलो हमें काम तो मिल गया। इसका मोटिव क्या होता था, जमींदार का मोटिव होता था कि जितना प्रॉफिट आया सारा मैं ले लूं, ऊपर से मैं रेंट भी चार्ज कर दूं। जमींदार का मोटिव सिर्फ इतना था कि मैं पैसे कमाऊं रेंट से और प्रॉफिट से। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जमींदार आगे गवर्नमेंट को दे देता था एज टैक्सेस। तो बेसिकली ये इंटरमीडिएट था किसके बीच में, वो जो काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के बीच में। सपोज ये ना होता तो प्रॉफिट इनका होता और ये डायरेक्टली टैक्स पे कर देते गवर्नमेंट को, अब इनको कुछ भी नहीं मिलता था। तो ये था मेरा जमींदारी सिस्टम। जमींदार जो होते थे वो रेंट कलेक्ट करते थे, वो प्रॉफिट कलेक्ट करते थे, प्रॉफिट का बोलते थे लगान, इन द फॉर्म ऑफ लगान, उसका नाम था लगान। तो ये सारा आता है अंडर जमींदारी सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम का इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं और एज अ होल तो तुम्हें इस पे पॉइंट मेंशन करना ही है। तो जमींदारी सिस्टम टोटली नोट्स में एक्सप्लेन्ड है, मैंने तुम्हें ब्रीफ में फिर से बता दिया कि यूजुअली ओनर्स ऑफ लैंड और टिलर्स ऑफ लैंड आपस में अलग अलग थे और टिलर्स ऑफ लैंड को प्रॉफिट का कोई शेयर नहीं देते थे, ऑल्दो आउटपुट डिवाइड करते थे, लेकिन प्रॉफिट का या जो खर्चा आता था वो भी सारा इनका। जमींदार खर्चा भी नहीं उठाते थे, खर्चा भी नहीं शेयर करते थे। तो ये मेरा जमींदारी सिस्टम था, ये इसको लैंड सेटलमेंट सिस्टम बोलते हैं। यू कैन इवन राइट एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, क्योंकि एक्सप्लॉइट कर रहे थे वो टेनेंट्स को, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, पहले ना जो फार्मर्स थे वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे। सबसिस्टेंस होता है सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए फार्मिंग करते थे, यानी जो चीजें उन्होंने कंज्यूम करनी है वो ग्रो करते थे। फॉर एग्जांपल वीट, राइस, ये चीजें उनको चाहिए होती थी, वो सिर्फ उतना ग्रो करते थे जिनसे उनका गुजारा हो जाए अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए। जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स कहते फूड क्रॉप थोड़ी ग्रो करनी है, कैश क्रॉप ग्रो करो, तो वो फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे शिफ्ट हो गए। कैश क्रॉप कौन सी होती है, कैश क्रॉप वो जो क्या लगे देगी, कैश, जिससे प्रॉफिट बनेगा। तो ब्रिटिशर्स ने फोर्स्ड कमर्शियलाइज कर दी, एग्रीकल्चर का भी बिजनेस बना दिया, एग्रीकल्चर को भी कमर्शियलाइज कर दिया। उसने हमारे फार्मर्स को फोर्स किया कि तुम वो क्रॉप्स ग्रो करो जिससे मुझे फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिगो, इंडिगो को करने के लिए उसको ल्योर किया जाता था, फोर्स किया जाता था, कभी कभी लालच दे दिया जाता था कि तुम इंडिगो ग्रो करो। क्यों? क्योंकि इंडिगो बेसिकली ब्रिटेन में कलरिंग और डाइंग इंडस्ट्री में बहुत काम आता था। इसके अलावा कॉफी, जूट, मतलब जो रॉ मटेरियल उनको चाहिए वो यहाँ पे ग्रो करवाते थे। तो यहाँ सबसिस्टेंस फार्मिंग से हम कमर्शियलाइज फार्मिंग में शिफ्ट हो गए, राइट। फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में शिफ्ट हो गए, इसको बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन, एंड दैट टू फोर्स्ड। अपनी मर्जी से तो नहीं हुआ था, राइट। अब अपनी मर्जी से हम चाहते तो हम कर सकते थे ना कि वो क्रॉप्स ग्रो करें जिससे हमें थोड़ा प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन ये हमने नहीं किया। प्रॉफिट किसका हुआ? ब्रिटेन का। वो कहते हैं कि प्रॉफिट हमारा, वो क्रॉप्स ग्रो करो जिसको मैं बेच के प्रॉफिट कमाऊंगा। नेक्स्ट, गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स, ये सेम है कि ओनर्स ऑफ सॉइल और टिलर्स ऑफ सॉइल के बीच में हमेशा गल्फ रहता था। आउटपुट वो शेयर करते थे लेकिन खर्चे शेयर नहीं करते थे। खर्चे सारे टिलर्स ऑफ सॉइल के, ओनर्स ऑफ सॉइल कुछ नहीं, प्रॉफिट सारा ओनर्स ऑफ सॉइल का। तो हमेशा उनके बीच में थोड़ा सा ये झगड़ा सा रहता था। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी, लैंड होल्डिंग्स छोटी छोटी थी। छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स के में तो काम करना मुश्किल था, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता था, जितने लोग नहीं चाहते थे उतने वहां काम कर होते थे। तीसरा, प्रोडक्टिविटी कम होती है, जब हम छोटे एरिया पे काम कर रहे हैं हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। चौथा, प्रोडक्टिविटी तो कम है, हाई मशीन
बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ मैं यूज ही नहीं कर सकती हूँ, मेरी कॉस्ट ज़्यादा होगी छोटे एरिया पे काम करने के लिए। तो ये स्मॉल लैंड होल्डिंग अनदर प्रॉब्लम थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें एग्रीकल्चर में जो ब्रिटिशर्स की वजह से आई। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का पार्टीशन की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या असर हुआ, पार्टीशन हो गई। हमने पढ़ा एम्प्यूटेड इकोनॉमी थी, डिवाइडेड थी, इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। डिवाइड होने की वजह से सबसे पहले रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई। क्यों? मेरा जितना भी इरिगेटेड लैंड था, अच्छा लैंड था, क्वालिटी लैंड था, पाकिस्तान चल रहा था। मेरा जो जूट प्रोड्यूसिंग था, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था, व्हील जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, वो सारा का सारा ईस्ट पाकिस्तान में चला गया, जिसको आज हम बांग्लादेश बोलते हैं। यानी जूट, कॉटन, ऐसे जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे वो जहाँ ग्रो करते थे ना, डिवीजन की वजह से वो ईस्ट पाकिस्तान में चले गए थे। तो उसकी वजह से मेरे पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज आई। दूसरा, हम आज इतनी बड़ी मार्केट प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया में कितनी बड़ी मार्केट है, अगर पाकिस्तान और हम एक होते तो हम एज अ होल कितनी ज्यादा बड़ी मार्केट होती। तो लॉस ऑफ मार्केट, देन लॉस ऑफ फूड प्रॉब्लम। फूड प्रॉब्लम भी क्यों आई कि जितने भी फूड प्रोड्यूसिंग, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन वाले जो एरियाज थे वो भी कहाँ चले गए थे, मेरे पाकिस्तान में। तो एग्रीकल्चर में ये बहुत बुरा इफेक्ट हुआ पार्टीशन की वजह से। हाईली इरिगेटेड एंड फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान, होल ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश बोलते हैं। फूड प्रॉब्लम आई, मार्केट लॉस हुई। अगर हमारे साथ आज पाकिस्तान की मार्केट मिली हुई होती तो हम अभी कितनी बड़ी मार्केट एज अ होल काम कर रहे होते हैं। तो ये टोटल एग्रीकल्चर। अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए राइट एन नोट ऑन एग्रीकल्चर एट द ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये सब कुछ लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विलेजेस में रहते थे और उनका लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से ही निकल के आता था। जो मैंने तुम्हें पीछे लिखवाया कि 72% ऑफ द पीपल वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर और 50% उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था। अभी भी यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 85% रफ टफ देखे तो विलेजेस में पॉपुलेशन रहती थी, ठीक है। तो ये सारा हम लिखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में कि एग्रीकल्चर का एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ, पार्टीशन का एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ, सॉरी। एंड देन 6 पॉइंट्स जो मेरे एग्रीकल्चर थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे हम एग्रीकल्चर खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई डिस्कस इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड विद यू।